फोर व्हीलर छोड़ के वो बाइक से हर गांव सिंह की लोकप्रियता तो किसी से छुपी नहीं हुई है। ये मनोज तिवारी पे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव महादेवा। जैसा कि आप पहले से ही अवगत हैं कि इस समय हमारे स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं यूट्यूबर और युवा राजनीतिक विश्लेषक आकाश राय। और आज हम लोग काफी समीक्षा के साथ बिहार की लगभग सभी हॉट सीटों के बारे में विश्लेषण करेंगे, वहां के रुझानों के बारे में जानेंगे। कुछ जगह मतदान हो चुके हैं, उनके बारे में भी हम इनका मत जानेंगे। हम भी कुछ इनसे सवाल पूछेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले तो एक बार पुनः आकाश राय जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिहार में हॉट सीटों में सबसे ऊपर चलने वाली काराकाट की सीट, पवन सिंह ने जैसे ही वहां पर निर्दल चुनाव लड़ने की घोषणा की, जैसे काराकाट एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर आकर खड़ी हो गई और वहां की जनता भी कहने लगी कि कौन जानता था काराकाट को। पवन सिंह के आने से ही काराकाट का नाम थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब हम सीधे आकाश राय की तरफ रुख करते हैं और इनसे हम पूछते हैं, जैसा कि हमारे पास कई हॉट सीटों के बारे में विश्लेषण भी है। यहाँ पर कुशवाहा समीकरण बन रहा है, उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम सिंह है। बिहार के इन हॉट सीटों पर लोकसभा में ये जो भी पहलवान है यहाँ पर आए हैं, ये लालू और मोदी के नाक में दम करते। पहला सवाल है आकाश राय जी से कि काराकाट में कुशवाहा बनाम सवर्ण, इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही बड़ी चीज ये है कि काराकाट में इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो राजा राम सिंह हैं, जो एक कुशवाहा समाज से ही आते हैं। और एनडीए गठबंधन जो है वो सीट जो है रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पास वो सीट गई हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां पे हो सकता है कि पवन सिंह के लिए ये चुनाव थोड़ा सा और आसान बन सकता है, क्योंकि वहां पे दोनों पार्टियों ने क्योंकि वहां पे कुशवाहा समाज काफी थोड़ा सा ज्यादा बहुमत में है, इसलिए हर पार्टी जो है अभी तक वहां पे कुशवाहा वोटर ही जीता होता है। क्योंकि काराकाट जो है वो 2009 के बाद परिसीमन में आया है। काराकाट एक नया लोकसभा क्षेत्र शाहाबाद से कट के बना हुआ है। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि पवन सिंह को आने से, क्योंकि पवन सिंह आपको पता है कि राजपूत समाज से आते हैं, तो वहां पे राजपूत समाज का भी वोटर है, ब्राह्मण वोटर है, भूमिहार वोटर हैं। और यहां पे अगर ये दोनों पार्टियों ने, अगर ये दोनों ने कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया है, तो यहां पे ये दो कुशवाहा अगर आपस में लड़ते हैं चुनाव, क्योंकि पवन सिंह की लोकप्रियता तो किसी से छुपी नहीं हुई है। पवन सिंह ने भोजपुरी को पूरे देश और विदेश तक में ले जाके पहुंचाया है। तो पवन सिंह यहां पे हमको लग रहा है कि भारी पड़ रहे हैं इस सीट पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पवन सिंह भारी पड़ रहे हैं, और दूसरी बात आपने ये भी बोला कि यहाँ पर कुशवाहा समीकरण काफी हावी है पहले से ही। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पवन के अगेंस्ट एग्रेशन वहां पे बन सकती है भीड़ में। देखिए, पवन सिंह की अपनी खुद की लोकप्रियता है, उनके हर समाज में लोकप्रियता है। और आज तक बहुत ऐसे लोग हैं जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, जो काराकाट में कुछ पत्रकार बंधु है, उनके द्वारा जो मुझे सूचना मिल रही है, उससे ये लगता है कि जो भीड़ अगर वोट में तब्दील अगर हो गई, तो पवन सिंह उस चुनाव को काफी अंतर से जीत सकते हैं। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि ये जो पवन सिंह है, दिमाग की तुलना में ये दिल से काम करते हैं। जी हाँ। और वहां पर उन्होंने ये बोला कि हमारी मां ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस जानना चाहूंगा कि ये कोई भी बड़ा राजनेता अगर कोई अनजान सीट पर जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है वाराणसी में। अभी हाल ही में आप मनीष कश्यप के बारे में सुने, इन्होंने बोल दिया कि मेरी मां ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पवन सिंह भी कह रहे हैं कि मेरी मां ने कहा है ये चुनाव लड़ूंगा। आखिर ये हर बार मां को ही आरे क्यों ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले पवन सिंह जो है, मतलब कि उनके चाचा जो विनय बिहारी हैं, जब वो विधायक हैं आरा से, आरा की किसी सीट से एक विधायक है उनके चाचा, तो वो एक इंटरव्यू में ये एक चीज बोल रहे थे कि पवन सिंह दुनिया में सिर्फ दो ही लोग का बात मानते हैं, कि तो वो अपनी मां का बात को मानते हैं कि तो भगवान की ही बात को मानते हैं। तो जिस दिन पवन सिंह जो अपनी पहली बार चुनाव प्रचार में वो जब जा रहे थे अपनी आवाज से, तो उनकी मां ने तिलक लगा के बोला कि मैं अपने बेटे को काराकाट की बेटा बना के भेज रही हूं। अब ये आज से मेरा बेटा नहीं, ये पूरे काराकाट की हर एक जनता का बेटा है। इस सिद्धांतों के साथ पवन सिंह ने पहली बार काराकाट में कदम रखा था, और उनका यही बात था कि मैं यहां पे पूरे काराकाट में हर एक घर का बेटा हूं। अच्छा, अभी तो काराकाट में मान लीजिए नामांकन होना बाकी है।
अब काराकाट से हम बिहार की दूसरी सबसे हॉट सीट पर आते हैं, बक्सर में। वहां पर गोपालगंज से सीधे लाके, गोपालगंज के किसी सीट से विधायक रहे ये आपके मिथिलेश तिवारी, उनको ला दिया एनडीए ने। फिर ये आरजेडी ने ला दिया सुधाकर सिंह को, और लगभग एनडीए के सीट से ही ये चुनाव लड़ने की अंदेशा में थे ये आपके आनंद मिश्रा। इन तीनों समीकरणों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम एक चीज ये आपको बता सकते हैं कि मिथिलेश तिवारी जो है ये गोपालगंज से पूर्व विधायक है, किसी सीट से वो पूर्व विधायक थे, वो संघ में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए संघ ने उनको बक्सर से अश्विनी चौबे के बदले उनको तवज्जो दिया है संघ ने। और रही बात सुधाकर सिंह का, आपको पता है कि पूर्व आरजेडी के बहुत ही पुराने नेता रहे जक्का सिंह के बेटे हैं, वो राजपूत समाज से आते हैं। तो बक्सर का सीट आपको पता है कि ब्राह्मण बहुल इलाका है, हमेशा से यहाँ पे ब्राह्मण ही, क्योंकि बक्सर सदर का विधायक, काफी विधायक जो है बक्सर लोकसभा में वो मतलब कि ब्राह्मण से ही है, ब्राह्मण जाति से ही है। तो मैं आपको एक चीज, ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में आनंद मिश्रा की लोकप्रियता जो है, क्योंकि वो पूर्व आईपीएस है, लोगों के लिए मतलब कि वो बहुत लड़कों में क्रेज है उनका, हर गांव घूम रहे हैं। मैं तो यहां तक देखा कि वो अपनी 4 व्हीलर छोड़ के वो बाइक से हर गांव, हर एक घर में घूम रहे हैं। तो इसकी बहुत ही, हर लोगों को लगता है कि आईपीएस हैं, उन्होंने नौकरी से वीआरएस लेके आए हैं, तो वो मतलब कि यहाँ के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी नहीं है, यहाँ पे भी लड़ाई जो है एकदम त्रिकोणात्मक हो चुकी है और आनंद मिश्रा अच्छी फाइट दे रहे हैं। आनंद मिश्रा के बारे में तो एक बात और सामने निकल के आ रही है कि आनंद मिश्रा केवल जो शहरी क्षेत्र है वहीं पर ये प्रभावी दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से इनका असर गायब है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि जितने भी लड़के हैं जो भी घूम रहे हैं इनके साथ, और देखिए सब लोग चाहता है कि एक शिक्षित आदमी बने, हमारा सांसद ऐसा हो जिसको देख के हमारे बच्चे जो है पले बढ़े और अच्छी शिक्षा ले। इस चीज को देखते हुए सबसे बड़ी चीज ये है कि आनंद मिश्रा जो है हर घर घर जाके ये बता रहे हैं कि मैं मतलब कि राजनीति में मैं आया हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य और लोगों की तरह नहीं है। मैं जो है मतलब कि बक्सर का विकास करने के लिए आया हूं, बक्सर के विकास ही मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है, बक्सर का विकास करना। अच्छा, और ये बताइए कि एनडीए का क्या यह कदम सही है कि गोपालगंज के ये बैकुंठपुर के सीट से 2 बार विधायक रहे मिथिलेश तिवारी को यहाँ पर लाकर, एक अनजान चेहरा को यहाँ पर लाकर ये खड़ा कर दिया? देखिए, पहली बार जब भी मतलब कि इनको टिकट मिला था तो अश्विनी चौबे काफी भावुक दिखे थे, और वो आके मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये भी बोला था कि ये यही मिथिलेश तिवारी हैं जिनको मैंने पहली बार टिकट दिलवाया था, और मैं ये नहीं जानता था कि पहली बार जिसको टिकट मैं दिलवाया हूं वो आगे चल के मेरा ही टिकट काट देगा। ये सबसे बड़ी खबर है। वो बोले कि मैं मोदी जी से बात करूंगा। उन्होंने, आपने ये भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उन्होंने मोदी जी के साथ एक अपनी पिक्चर्स भी शेयर की थी कि मेरी मुलाकात हुई है मोदी जी से, और यहाँ पे लोकल नेताओं में भी काफी रोष था मिथिलेश तिवारी को लेकर। चौबे जी का तो एक और वीडियो आपको याद होगा, तो काफी एकदम उतावले और एग्रेसिव मूड में वो कह रहे हैं कि मैं सब बर्बाद कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस बारे में क्या कहें? हाँ, एक दिन ऐसा भी एक चीज मैंने देखा था कि उन्होंने 500 गाड़ियों के साथ पटना से बक्सर विश्वामित्र की धरती के लिए वो जब आ रहे थे तो वो जगह जगह चर्चाएं और परिचयों में लोगों से ये भी बता रहे थे कि मैं बक्सर जाऊंगा, और हो सकता है उन्होंने ये भी इशारा किया था उस टाइम तक कि यहाँ की सीट बदली जाए। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तो मिथिलेश तिवारी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके बाद बिहार की तीसरी सबसे बड़ी सीट सीवान, जो हमेशा से ही ये काफी चर्चित रही सीट। पहले ये लगभग शहाबुद्दीन के नाम से यह सीट जानी जाती थी, अब यह सीट आ रही है हिना साहब जो निर्दल हैं, अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी से है, यादव कैंडिडेट हैं, और गिरजा लक्ष्मी जो जेडीयू से है। यह समीकरण काफी अजीब सा है, क्योंकि हिना साहब के बारे में एक बात और सामने आती है कि इनको आरजेडी टिकट दे रही थी, बट इन्होंने मना कर दिया, कहीं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। देखिए, हिना साहब को जितने लोग हल्के में नाम ले रहे हैं उतना छोटा मोटा नाम है नहीं सीवान के लिए। दरअसल हिना साहब का जो वोट है वो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, हर समाज में उनका वोट है, और अगर आरजेडी से वो अगर टिकट लेती तो उनसे राजपूत और भूमिहार वोट जो है उनसे खिसक जाता, जो काफी भरपूर मात्रा में है। जैसे कि वहां से एमएलसी जो है, और बीजेपी के एमएलसी, एनडीए के एमएलसी जो थे, टूना पांडे जी, काफी चर्चित नाम है सीवान का,
उनकी भी काफी मतलब की सक्रियता है वहां के सीवान में, तो उनका पूरा सपोर्ट है। तो हिना साहब जो है वो आरजेडी के टिकट पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आरजेडी ने, क्योंकि शहाबुद्दीन ने आरजेडी को खड़ा करने में बहुत ज्यादा हाथ था शहाबुद्दीन का, और आरजेडी ने उनको वैसी श्रद्धांजलि नहीं दे पाई जैसा हिना साहब चाहती थी। इसलिए हमको लगता है कि हिना साहब ने उनके टिकट को ठुकरा दिया। और देखिए एक ऐसी भी खबर आ रही है कि हिना साहब हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो जाए बाद में। अच्छा चलिए, ये तो बाद का क्रम है। अब हम सीधे आते हैं एक ऐसी सीट जहां पर चुनाव हो चुका है, लेकिन हमेशा एक नाटकीय ढंग से जनता के बीच काफी ये लोग छिपे रहते हैं, जनता से ये लोग काफी जुड़े रहते हैं। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया की सीट से हैं, निर्दलीय हैं, हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया, और इसके साथ ही बीमा भारती जो आरजेडी से कैंडिडेट हैं, संतोष कुशवाहा जो जेडीयू से हैं। यहां पर काफी दिलचस्प समीकरण, कहा जा रहा है कि एक तरफा समीकरण है। आप क्या कहेंगे पूर्णिया की? पूर्णिया में इनका पर्सनल वोट है पप्पू यादव का, क्योंकि जितने भी अपने कोरोना पीरियड में पप्पू यादव को देखा था कि उन्हें अपने खुद के पैसे से लोगों को मदद किया, बाढ़ आया था उसमें लोगों को मदद किया, तो पप्पू यादव का काफी बड़ा जनाधार है। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी यादव जो है वो बिहार में राजद को छोड़ के, मतलब कि लालू यादव के खानदान से छोड़ के वो आगे बढ़े। इसलिए हो सकता है कि काफी मतलब कि ये पूर्णिया की सीट के लिए काफी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, आरजेडी में, काफी दिल्ली में बैठ के इन दोनों के बीच में काफी वार्तालाप हुआ था कि मुझे ये सीट दे जाए, लेकिन आरजेडी काफी अड़ गई थी कि नहीं मुझे पूर्णिया सीट मुझे ही चाहिए तो चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर पप्पू यादव, अगर कोई यादव का नाम, अगर चेहरा अगर आगे जाएगा तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे चल के। इसलिए उन्होंने जो पूर्णिया की सीट है जबरदस्ती उन्होंने खुद के पास रखा। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये जो बीमा भारती हैं ये जदयू की सिटिंग विधायक हैं, और उन्होंने लालू यादव से मिलके अपना मतलब कि उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की, और हमको लग रहा है कि उन दोनों का साठगांठ इसी पे बैठा होगा, क्योंकि जब वो मतलब आरजेडी की अगर सदस्यता ग्रहण करती है तो उनको मतलब कि वहां का टिकट मिले पूर्णिया का। एक सूत्रों के द्वारा ये भी है, काफी चट्टी चौराहों पर यह चर्चा चल रही है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने तरफ से एक कैंडिडेट बनाकर भेजा है कि आप जाइए निर्दलीय वहां पर चुनाव लड़िए और आप एक सवर्ण का चेहरा बनिए वहां पर, और ये दोनों कुशवाहा लोग आपस में लड़के ये बैक सीट पे चले जाएंगे। देखिए कुछ तो सूत्र यही बोल रहे हैं कि ये सम्राट चौधरी का दाव है। सम्राट चौधरी भी आपको पता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो जो है देखिए सबको अपनी जातिगत राजनीति को चमकाना है, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह को उन्होंने ही भेजा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि पवन सिंह खुद के बूते पे उतना चुनाव, आपको ये भी पता होगा कि पवन सिंह वहां घर घर जाके संगठन खड़ा कर रहे हैं, उनके लड़के हैं जो हर एक घर में जा रहे हैं, उनके भाई, उनके सारे लोग जितने भी बहुत दूर दूर से लड़के आके उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम तो पवन सिंह को ही वोट देंगे, क्योंकि वहां पे कुशवाहा 2-3 बार से लोग जीत रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और पवन सिंह ये भी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ फिल्म सिटी बना दूंगा, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं काराकाट में लाके रख दूंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। कल एक और भी न्यूज आया कि पूरी भोजपुरी समाज उठ के पवन सिंह के आगे खिलाफ में यहाँ पे प्रचार करेंगी। जैसे कि मैं आपको नाम बताना चाहता हूं, अक्षरा सिंह, रवि किशन, जितने भी एनडीए वाले हैं वो लोग पवन सिंह के खिलाफ आके उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं फैक्टर उल्टा ना पड़ जाए। पवन सिंह के लिए अगर आगे वो लोग कुछ बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कि ऐसे कि नाचते हैं, गाते हैं, ये तो वो लोग भी तो वही काम करते हैं जो जिसके लिए करने वो आ रहे हैं। तो हो सकता है कि पवन सिंह को संवेदना का मतलब कि कुछ ये फैक्टर उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी का। एक सबसे वहां पे दिलचस्प बात यह है कि भले उनके खिलाफ ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है अपने बगावती तेवर को अपना रही है, लेकिन पवन सिंह लगता है कि वहां पर पहली बार दिल से नहीं दिमाग से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं बोलना, मैं इनका सम्मान करता हूं। क्या आप मानते हैं कि राजनीति में आते ही पवन सिंह ने अपने तेवर को बदल दिया है? देखिए पवन सिंह मेरे पर्सनल, हम जितना पवन सिंह को सुने हैं, जाने हैं, उसमें पवन सिंह काफी इंसान तो अच्छे हैं वो, ठीक है। और मैं एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी खबर यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज की डेट में आप देखेंगे कि 2 ही स्टार हैं, एक पवन सिंह है और एक खेसारी लाल यादव है। और खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा है कि वो पवन सिंह के नामांकन में आएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी अगर घरेलू बात क्यों किया जाए, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात किया जाए, तो कई फिल्म इंडस्ट्री की जो अभिनेत्रियां हैं उन पे काफी आरोप लगा चुकी हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें आरोप लगाया उनके ऊपर, और चुनाव से ठीक पहले
उनके पति पवन सिंह ने अपनी पत्नी को एक गाड़ी गिफ्ट की और सारा मैटर पैचअप हो गया, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? अच्छे इंसान हैं। ये तो चीज गोरखपुर के जो सिटिंग एमपी हैं रवि किशन पे भी जा सकती है, उस पे भी ये हम लोग चर्चा करेंगे। मनोज तिवारी पे भी ये चीज जा सकती है, उस पे भी हम क्यों ये लोग चीज पवन सिंह पे ही जा रही है? हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और एक अलग से एक एपिसोड और हम लेके आएंगे रवि किशन पर जो वायरल चल रहा है, उनकी दूसरी शादी के बारे में, मनोज तिवारी के बारे में भी वायरल कुछ बातें चल रही हैं।